सिंपलेक्स मेथड चल रहा था है ना, और सिंपलेक्स मेथड में हमने आपको वो मेथड करा दिया था, सिंपलेक्स मेथड तक करा दिया था ना आपको। इसके बाद सिंपलेक्स मेथड पे कुछ प्रॉपर्टीज थी, सिंपलेक्स मेथड पे कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सिंपलेक्स मेथड पे क्वेश्चन आपने कर लिया था, देखिए देखिए भाई, लिखिए क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग डालेंगे आप क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। इष्टतम की कसौटी, इष्टतम की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, या फिर इष्टतम की क्या है बोलो, कसौटी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। पहली फिर में है आपकी, यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के किसी आधारी सुसंगत हल एक्स बी पर एक मैट्रिक्स ए के प्रत्येक आधारी सदस्यों के लिए, यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के, ठीक है भाई, किसी आधारी सुसंगत हल एक्स बी पर मैट्रिक्स ए के प्रत्येक आधारी सदस्यों के लिए जेड जे माइनस सी जे कैसा आ जाता है बोलो, ग्रेटर देन इक्वल 0, तब एक्स बी कैसा हल होता है बोलो, एक इष्टतम हल होगा। तब एक्स बी कैसा हल होता है, एक इष्टतम हल होता है। जेड जे माइनस सी जे क्या जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में दे रखी है तो उसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके उसके लिए भी हम क्या निकालते हैं, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0। और मैक्सिमाइजेशन में दे रखी है तो ऑलरेडी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 निकालते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम को मिनिमम में सॉल्व करते हो तो उस केस के अंदर आपका लेस देन इक्वल 0 आ जाता है, अगर डायरेक्ट मिनिमम में सॉल्व करो। लेकिन हमें किस में सॉल्व करना होता है, मैक्सिमम में। ठीक है भाई, ये होता है क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इष्टतम की कसौटी। ये लिख लो एक तो। हाँ जी, नेक्स्ट लिखेंगे एक और थ्योरम का स्टेटमेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी, रैखिक प्रोग्रामन समस्या की आधारभूत प्रमेय, रैखिक प्रोग्रामन समस्या की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। कौन सी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। अब चूंकि नाम से ही प्रचलित है तो इम्पोर्टेंट थ्योरम तो है ही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। यदि समस्या आपकी अधिकतम में दे रखी है, ठीक है भाई, किस में दे रखी है, अधिकतम में। यदि रैखिक प्रोग्रामन समस्या, जो समस्या है, हाँ भाई किस में है बोलो, किस में है, अधिकतम में। अधिकतम z बराबर कितना है बोलो, सी एक्स।
तथा प्रतिबंध दे रखे हैं आपके लिए, जबकि ax बराबर b या ग्रेटर देन इक्वल b, कुछ भी हो सकता है, तथा x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का इष्टतम हल विद्यमान है। कैसा हल विद्यमान है बोलो इसका? इष्टतम हल यानी ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो इष्टतम हल कौन से पॉइंट्स पे मिलता है बताओ भाई? इष्टतम हल कौन से पॉइंट्स पे मिलता है? सुसंगत हल पे। किस पे? सुसंगत हल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मिलता है। तो देखिए तो कम से कम एक आधारित सुसंगत हल इष्टतम होता है। तो एक तो होगा ही होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सेम भी तो सॉल्यूशन निकल सकता है। तो कम से कम एक आधारित सुसंगत हल विद्यमान होता है। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे सकता है? आधारित सुसंगत हल इष्टतम होता है। जो इष्टतम है वो कौन सा हो जाएगा? अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे सकता है भाई? एग्जामिनर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एग्जामिनर देगा, इस स्टेटमेंट को लिख के दे देगा जो पहला लिखा हुआ है, ठीक है? पहला स्टेटमेंट लिख के दे देगा और एग्जामिनर पूछेगा कि ये कथन है, फर्स्ट ऑप्शन इष्टतम की कसौटी का, दूसरा ऑप्शन दे देगा रैखिक प्रोग्रामन समस्या की आधारभूत प्रमेय का, तीसरा द्वैधता का और चौथा नॉनअवधीज का। ऐसे एग्जामिनर क्या दे सकता है? ऑप्शन दे सकता है। तो इष्टतम की कसौटी के लिए अगर हमारी रैखिक प्रोग्रामन समस्या सपोज कीजिए, सपोज दैट समस्या किस में दे रखी है, मान के चलो अधिकतम में है, ठीक है? अधिकतम में तब तो कोई दोहरा है ही नहीं। अधिकतम में है तो किसी आधारित सुसंगत हल एक्स बी पर मैट्रिक्स ए के प्रत्येक आधारित सदस्यों के लिए जड़ जे माइनस सी जे कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। तब एक्स बी कैसा हल होता है बोलो? एक इष्टतम हल होगा। अगर एक के लिए भी नेगेटिव आ जाएगा तो उस केस में इष्टतम नहीं होगा। और जबकि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि यदि हमारी समस्या किस में दे रखी है, यहाँ पर भी मैक्सिमम में, और मैक्सिमम में समस्या दे रखी है एक्स बराबर बी और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका कैसा हल विद्यमान है? इष्टतम यानी मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है। तो कम से कम एक आधारित सुसंगत हल पे इष्टतम मिलेगा। ये कैसे हल पे? एक आधारित सुसंगत हल पे कैसा हल मिलेगा? ये इष्टतम मिलता है। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे तो निकाला जाता है। तो कम से कम एक आधारी, मतलब वो आधारी भी होगा और कैसा भी होगा? सुसंगत भी होगा, और इसी पर क्या निकलेगा? इष्टतम। सुसंगत क्यों है? देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है, मतलब जो भी हमारे पास v के नीचे जो भी घटक निकलेंगे वो सभी के सभी कैसे निकलते हैं? पॉजिटिव निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि x कैसा होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0। v जो रिक्वायरमेंट वेक्टर अगर नेगेटिव भी होता है तो इसी कारण माइनस से गुणा करके उसे किस में बदला जाता है? पॉजिटिव में बदला जाता है, क्योंकि x क्या आते हैं? हमेशा पॉजिटिव आते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0 आते हैं। तो दो रिजल्ट हो गए आपके पास, एक तो फंडामेंटल थ्योरम हो गई और एक हो गई आपके पास इष्टतम की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आधारी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज होता है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही आपका ऑप्टिमाइज होता है। तो उस दिन आए थे ना, अब तो मैंने पढ़ाया था उस दिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ना, हाँ कोई वो निकालना भी बताया था मैंने। उस पर एक क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, 90% इम्पोर्टेंट बताया वो वाला टॉपिक। XB वाला, XB1 XB2 निकालते थे ना मैट्रिक्स फॉर्म से, वो वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लिया? आसान था। देखो अगर समस्या मैक्सिमम में है और इष्टतम हल विद्यमान है तो जेड जे माइनस सी जे क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। पहली कंडीशन ये होती है कसौटी। दूसरा है आधारभूत प्रमेय में कि अगर इष्टतम हल विद्यमान है, मैक्सिमम में समस्या दे रखी है, इष्टतम हल विद्यमान है, तो कम से कम एक आधारित सुसंगत हल पर ही इष्टतम प्राप्त होगा। कम से कम एक आधारित सुसंगत हल पर ही इष्टतम, कम से कम एक पर, ज़्यादा पे भी हो सकता है, कम से कम एक पर आधारित सुसंगत इष्टतम हल विद्यमान होगा। आपने देखा होगा जैसे कि मान के चलो ये x1 प्लस x2 होता, ठीक है, ये मैक्सिमम जेड होता,
और मैक्सिमम जेड होता है जैसे कि 10 और 0 पर मैक्सिमम मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 10 और 0 पर, तो कितना आएगा बोलो जेड का मान 10 आएगा। अब मुझे बताओ क्या 0 और 10 पर भी सेम आ सकता है क्या? आ सकता है ना। अब बताओ ये दोनों आधारी हैं और दोनों कैसे हैं? सुसंगत है। तो भाई एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा अगर इज्तमल विद्यमान है तो। अगर इज्तमल विद्यमान है तो कम से कम एक मिलेगा। हाँ, मिनिमम में देता है तो फिर उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके जड़ माने सीजे पॉजिटिव बनाते हैं, और मैक्सिमम में होता है तो ऑलरेडी मैक्सिमम होता ही है। लेकिन इष्टतम की कसौटी के आधार पर बात करें तो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके जड़ माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल 0 बनाया जाता है। लेकिन ACF 2021 और यहाँ से अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड 2022, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमारी समस्या मिनिमम में है तो मिनिमाइजेशन के लिए जड़ माइनस सीजे क्या होगा फिर बोलो लेस देन इक्वल 0। अभी शायद इसमें ACF का पेपर होगा, उसके आंसर की निकाल के बता सकते हैं, अगर होगा तो है ना, तो वो आप देख भी सकते हो, शायद हुआ तो पहले दिखाया था हमने। लिखा हुआ है इसमें, तो PDF कहीं पड़ी हुई है। करवाया तो था मैं, पेपर को देखूं। इसकी एक आंसर की भी पड़ी होगी इसी में। भाई बिना RPSC के आंसर की आप कैसे मान सकते हो? ये 2018 वाला पेपर था। देखो इसमें जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है पहला, दूसरा भी ट्रिग्नोमेट्री का है, तीसरा भी ट्रिग्नोमेट्री का है, और एक कलाकार की रस्सी ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। ये पोलिनोमियल आ गया, ये भी आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला आ गया पोलिनोमियल में, ठीक है। ये आपका x माइनस वाई वाला आवर्ती श्रेणी आ गई, प्रतिघात समीकरण। अभी आपकी त्रिभुज वाले आ गए, बहुपद के क्वेश्चन आ गए, मैट्रिक्स डिटरमेंट वाला केस आ गया। अभी देखो मैट्रिक्स डिटरमेंट में ये वाला केस पढ़ाऊंगा मैं आपको, इस वाले केस की चर्चा कर रहा था, जो इस बार भी आया था फर्स्ट ग्रेड में और एक सेकंड ग्रेड में भी था, ठीक है। अब देखो आप भी एक ही कोटि बताओ कितनी है इसकी कोटि, यानी कि देखो यहाँ एक कोटि दे रखा है ना, ये रैंक, तो रैंक निकालना सिखाऊंगा मैं अभी आपको, जो मैट्रिक्स डिटरमेंट की क्लास होगी। ये डिटरमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला तुच्छ निकाय अतुच्छ निकाय, ट्राइबल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन, ये सभी टॉपिक अभी आपके होंगे। ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस ये वाला कॉन्सेप्ट इसी में करा दूंगा साथ के साथ। देखो किस इसकी इक्वेशन पे देखो एक जो अभी मैट्रिक्स डिटरमेंट में कराऊंगा, 2, 3 और एक 4 क्वेश्चन तो आए थे इसी पे, केवल मैट्रिक्स और डिटरमेंट वाले केस से सॉल्यूशन, और एक रैंक वाला था 5 तो 5 क्वेश्चन थे इसमें से। अभी देखो ये आपके कैलकुलस के आ जाते हैं, ये कैलकुलस के हो गए, मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल्स का ये भी कैलकुलस का, ये आपका लिमिट कंटिन्यूटी ये भी कैलकुलस का, अनंत स्पर्शियाँ ये भी कैलकुलस का, बीटा गामा ये भी कैलकुलस का, यानी BSc वाली कैलकुलस। ये देखो इंटीग्रेशन ये कैलकुलस का गामा फलन वाला होता है। ये भी ठोस आयतन निकालना, जैसे मैं कह रहा था, जैसे आप सीख जाओगे तो आयतन वगैरह वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, कार्डियॉइड का प्रारंभिक, ये सभी की सभी आपके कैलकुलस के क्वेश्चन। अब देखो कैलकुलस के कंटिन्यूस क्वेश्चन चल रहे हैं, कैलकुलस ही कैलकुलस चल रही है, समाकलन में और अवकलन में। अभी आ गई अवकल समीकरण, अरे पार्शियल के आगे कुछ क्वेश्चन इसमें से, और ये अवकल समीकरण चल रही है कंटिन्यूस। अब देखो पहला क्वेश्चन तो दे रहा LPP का, देख लो। यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या का इष्टतमल सुसंगत हल है, इष्टतमल सुसंगत हल है जिसके लिए
उद्देश्य फलन केवल उच्चतम होता है। भाई उसने क्या कहा है कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का जो इष्टतम हल है, इष्टतम हल जो है, देखो यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या का कैसा हल, इष्टतम हल, वह सुसंगत हल है जिसके लिए उद्देश्य फलन केवल उच्चतम होता है, उद्देश्य फलन केवल न्यूनतम होता है, उद्देश्य फलन या तो उच्चतम में होता है या भाई मैक्सिमम में भी ऑप्टिमाइज वैल्यू देगा। अगर हमारा मैक्सिमम में दे रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा सुसंगत हल, और मिनिमाइजेशन में दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो उसने क्या कह दिया, इष्टतम हल है वो भी किस पर, सुसंगत हल पे। तो केवल उद्देश्य फलन मैक्सिमम में होगा क्या, नहीं, किस में भी हो सकता है, मिनिमम में भी। तो इसके ही आपके 2 नंबर थे। 2018 वाली भर्ती थी, 2021 में पेपर हुआ था। सिंप्लेक्स दे दे, कौन सी दिक्कत है, तब भी आता। सिंप्लेक्स में मिनिमम में दे दे तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करके सोल्व ना करेगा, उसको भी यही मानेंगे, थर्ड आंसर ही देंगे। भाई इष्टतम हल निकल रहा है, चाहे मैक्सिमम के लिए निकले या मिनिमम के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला करा दिया था कि मैंने, का हल होगा, इसका हल पूछा है, ठीक है भाई। ग्राफिकल विधि है, ग्राफिकल विधि है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x1 अक्ष पर x2 बराबर 0, तो x1 बराबर हो जाएगा 1, ये हो गया 1 0, और यहाँ इसको ढक लेंगे तो x2 बराबर हो गया 2, तो 0 2 हो गया, ये लाइन आ गई। अब देखो इससे छोटा कोई भी पॉइंट रख के देख लेते हैं, 0 0, तो 0 + 0, 0 की वैल्यू किससे छोटी, 2 से, तो क्षेत्र किधर की तरफ आ गया, अंदर की तरफ। अब ये देखो इसको लेंगे दूसरे को, तो इसको ढकेंगे तो 3 चौक 12, 4 आ गया, और इसको ढकेंगे 4 तिया 12, तो ये 3 आ जाएगा, ये आ गया 3। अब वो ये आ गया। अब ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। ये कह रहा है बाहर जाओ, ये कह रहा है अंदर जाओ, कोई फिजिबल रीजन मिला क्या, तो ये कह रहा सुसंगत हल है, कोई सुसंगत हल नहीं, इष्टतम हल अपरिवर्तित। ठीक है, किसने ये खेल का था, खेल आपके सिलेबस में नहीं, फर्स्ट ग्रेड वालों के सिलेबस में, जो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए खेल के लिए अलग से एलपीपी की सीट मिल जाएगी, है ना। अभी ये परिवहन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, ये तो पढ़ा दिया ना, ये तो पढ़ा दिया, आधारी हल वाला ये तो मैंने पढ़ाया है। कितने चर हैं, समीकरण कितने, और n की वैल्यू किससे बड़ी है, भाई चरों की संख्या हमेशा समीकरणों की संख्या से बड़ी होती है। जैसे कि 2 समीकरण है और चर कितने, 3, x1 x2 और x3। तो निकाय का एक आधारी हल है, निम्न में से कौन सा सत्य है, यथार्थ n-m चर किसके बराबर रखते हो आप, 0 के बराबर, और m चर कैसे रहते हो बताओ, अशून्य। ठीक है, यथार्थ m-n, तो छोटे में से बड़ा तो घटेगा ही नहीं, और n-m चर अशून्य थोड़ी ना होते हैं, जबकि कैसे होते हैं, शून्य। यथार्थ m-n छोटे में से बड़ा कभी घटेगा नहीं, तो पहला ही आंसर हो गया भाई, छोटे में से बड़ा कभी घटता ही नहीं। बस समझ भाई, हमने क्या कहा, बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, तो इतने चर तो हमें क्या करने पड़ते हैं, सीधे सीधे उसमें 0, मैंने बताया थे धर्म वाले 0 होंगे, तो करने ही करने। अब शेष बचे वो हमें m चर अशून्य लेने पड़ते हैं, m क्रॉस m, ये तो करने ही करने। ये जो n-m चर शून्य करते हो, इनको ही तो ए आधारी चर कहते हो। अगर एग्जामिनर कहता है ए आधारी चर कितने, तो n-m, और आधारी चर कितने आएंगे, m आएंगे। कितने आते हैं, m। ये भी मैंने आपको करा दिया था, मुझे याद है। ये रहा क्वेश्चन, जैसे 54 है, 54 है ना, अभी फर्स्ट ग्रेड 2022 में भी था सेम। ये ऊपर वाला खेल का है, खेल गेम थ्योरी है, तो एलपीपी का है, लेकिन गेम थ्योरी फर्स्ट ग्रेड के लिए ओनली, कॉलेज लेक्चरर के लिए ओनली, एसीएफ देंगे उनके लिए ओनली, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या आधारी सुसंगत हल के इष्टतम होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि सभी जे के लिए ZJ माइनस CJ क्या होना चाहिए, << 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर
54 है। अब क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 54 ये खोला था ना हमने, और क्वेश्चन नंबर 54 की आंसर की बात करें तो इसका आंसर कितना है 3। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो कितना है 3 है। ये भी आरपीएससी नहीं तो पेपर लिया था। इसका आंसर क्या हमारा था जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल 0। अभी जो फर्स्ट ग्रेड की आंसर की आई थी उसमें भी आप देख सकते हो जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल 0 ही माना गया है। जेड जे माइनस सी जे ये क्या है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। जैसे अदर कोचिंग कह देती है जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0, और देखो उसके लिए कंडीशन कई कोचिंगों ने जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 कराया था, और जब पेपर सॉल्यूशन कराए थे तब भी बताया था जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0। लेकिन यूट्यूब जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं बार बार, तो हम क्या है फिर प्रूफ बताते हैं कि भाई अगर आ भी जाता है तो आपको क्या करना होगा ये, क्योंकि आरपीएससी ये आंसर को मान चुकी है, तो एसीएफ में ये मान चुकी है, फर्स्ट ग्रेड में ये मान चुकी है, तो जो कोई अन्य एग्जाम आएगा तो इसी के आधार पर आप रेट लगा सकते हो। तो इसका भी आंसर क्या होना है, मैक्सिमम आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल 0। हाँ मिनिमम में करके चलना पड़ेगा लेस देन इक्वल 0, फिर उसमें जो पॉजिटिव आएगा उसके लिए एंटरिंग वेक्टर करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसके लिए एंटरिंग वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। फिर देखो एनए के कितने क्वेश्चन है, देखो यहाँ 1 2 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस के 3, 1 2 3 3 तो ये हो गए न्यूमेरिकल एनालिसिस के। 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के। भाई देखो बीएससी का क्रेज बढ़ चुका है और बीएससी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बीएससी का बढ़ेगा तो हमारा तो बढ़ेगा, पर इससे भी नहीं कि वो भी 11th 12th का भी टॉपिक पढ़ते हो तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाए तो सभी के सभी सॉल्व होने चाहिए। एक बार अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर एग्जाम पेपर में बैठते ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, अब बढ़ जाए पीछे की तरफ। ये तो करा दिया था क्या मैंने। अब लिखेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन, वो लिख लिया था ना आपने, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब देखो अजय, अब देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, जब हम सिंप्लेक्स विधि से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जेड जे माइनस सी जे सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 आने चाहिए मैक्सिमम में अगर सॉल्व कर रहे हैं, और मिनिमम में सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस से गुणा करके उसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। यदि सिंप्लेक्स कलन में किसी पुनरावृत्ति पर, सिंप्लेक्स कलन में किस पर, किसी पुनरावृत्ति पर मतलब इटरेशन पर, यानी प्रथम सिंप्लेक्स टेबल हो सकती है, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल हो सकती है, थर्ड हो सकती है, किसी भी पुनरावृत्ति पर कम से कम एक जे के लिए क्या जाता है, जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आ जाता है। कैसा आ जाता है, नेगेटिव। अगर एक भी नेगेटिव आ जाता है तो इष्टतम तो है ही नहीं, तो प्रवेशी सदिश पहचानना पड़ता है, एंटरिंग वेक्टर। अब एंटरिंग वेक्टर निकालेंगे तो किसी भी जे के लिए जेड जे माइनस सी जे कैसा आ जाए, लेस देन 0। साथ ही इस जे के मान के लिए बाई आई जे कैसा हो, बोलो लेस देन इक्वल 0, और आई के मान कहां से कहां तक है, m तक। जो भी पंक्तियों की संख्या है एक, या समीकरणों की संख्या है 1 2 3 4 और ये m समीकरण है। टोटल कितने समीकरण है, m। तो यानी कि सभी की सभी बाई आई जे का मान जो है वो कैसा आ गया, नेगेटिव। अब बाई आई जे का मान नेगेटिव आ गया तो क्या थीटा निकल सकता है क्या, और थीटा बराबर आप जानते हो, थीटा बराबर होता है मिनिमम एक्स वी आई अपॉन वाई आई जे, और वाई आई जे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब चूंकि सभी की सभी या तो 0 के बराबर है लेस देन 0, तो भाग किसका दे, किसी का जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो डिपार्टिंग वेक्टर आपको मिलेगा नहीं, यानी अपगामी सदिश। थीटा का जो मान निकाला जाता है कौन से सदिश के लिए निकाला जाता है, अपगामी,
या डिपार्टिंग वेक्टर के लिए। ठीक है, अब आपको डिपार्टिंग वेक्टर प्राप्त होगा ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वाई आई जे कैसे हैं, सभी पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन यहाँ वाई आई जे कैसे आ गए, या तो 0 के बराबर या फिर कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए, या तो नेगेटिव आ गए या 0 के बराबर आ गए। तो इस केस के अंदर उद्देश्य फलन को आपको क्या करना है, सपोज दैट मैक्सिमम करना है। भाई देखो, मैक्सिमम में करना उद्देश्य फलन को तो ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0, और मिनिमम में करना होता तो ये क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0। तो देखिए, तब उद्देश्य फलन को कैसा करना है, आपको अधिकतम करना है। तो समस्या का हल कैसा होगा इस केस के अंदर, अपरिबद्ध होगा, यानी अनबाउंडेड होगा। समस्या का जो हल होगा इस केस के अंदर कैसा होगा, अपरिबद्ध या फिर कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। अपरिबद्ध होगा या फिर कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। क्यों हो रहा है अनबाउंडेड, बोलो। आई बराबर 1 to m तक है और उद्देश्य फलन को कैसा करना, अधिकतम। तो समस्या का हल जो है वो कैसा होता है, अपरिबद्ध होता है। कैसा होता है बोलो, अपरिबद्ध होता है, यानी कि कैसा होता है, अनबाउंडेड होता है। ठीक है भाई, अपरिबद्ध होता है या फिर कैसा होता है, अनबाउंडेड होता है। देखो, हम कह रहे हैं सिंपलेक्स विधि से आप मैक्सिमम की समस्या को सॉल्व कर रहे हो और वहां पर जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आ गया, तो उसी के संगत हम क्या निकालते हैं, एंट्रिक वेक्टर। अब एंट्रिक निकालने के बाद फिर निकाला जाता है अपगामी के लिए क्या, थीटा। थीटा में क्या निकालते हो, एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे। बेसिक वेरिएबल में उस कॉलम के करस्पॉन्ड एलिमेंटों को डिवाइड करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब ये जो कॉलम के एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन उसने क्या क्या दिया, इस जे के लिए, जे मीन्स कॉलम, जे का मतलब है जेवा कॉलम, जे का मतलब है जेवा कॉलम, यानी कि स्तंभ। इस स्तंभ में सभी की सभी कैसे हैं, इस स्तंभ में सभी की सभी वाई आई जे कैसे हैं, 0 है या फिर नेगेटिव है। अब जबकि कैसे आने चाहिए थे, एक आध तो पॉजिटिव मिलना चाहिए तभी भाग जा सकता है। अब एक भी पॉजिटिव नहीं मिला, सभी की सभी नेगेटिव या 0 आ गए, तो इसमें किसी का भाग जाएगा ही नहीं। और जाएगा नहीं तो एंट्रिक तो पता चल गया कि भाई प्रवेश तो कर गया। अब प्रवेश तो कर गया, बट जो प्रवेश तो करके आ गया कि भाई मैं एक रूम में बैठ जाऊं, लेकिन कोई अपनी कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता। अब छोड़ना नहीं चाहता तो भैया प्रवेश कर चाहे मत कर, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो किसी ने कुर्सी को छोड़ा नहीं, और छोड़ा नहीं तो फिर वो दूसरे का स्थान ले नहीं सकता, और ले नहीं सकता तो कभी स्थान नहीं ले सकता। वो सोच रहा है कि 10 मिनट बाद कुर्सी मिल जाए, ना मिल रही, 20 मिनट बाद मिल जाए, ना मिल रही, 10 साल बाद मिल जाए, ना मिल रही, तो यानी कि फिर वो अनबाउंडेड हो गया। 10 साल का पूरी जिंदगी इंतजार कर तो ना मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो फिर वो हो गया अनबाउंडेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो गया, क्या चीज, कैसे, थीटा के 2 मान, हाँ तो किसी को भी करा दो, हाँ किसी को करा सकते, किसी को निकाल सकते हो। फिर तो प्राथमिकताएं होती ना दोनों में। भाई एक एंट्रिक वेक्टर हुआ, यहाँ भी थीटा का मान 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, और एक एंट्रिक वेक्टर है, चाहे तो इसको की एलिमेंट मान लो चाहे इसको मान लो, भाई तो क्या समस्या है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको, है ना एक, कौन कौन से समान मान आ गया, हाँ तो दोनों देंगे और दोनों दे देंगे। वैसे ऐसी सिचुएशन पैदा होगी नहीं, भ्रांति वाली है पहले, आजकल तो इस सोच से भी ऊपर होगी आपकी, पर भ्रांति कम होगी। एग्जामिनर बनाने का क्वेश्चन का प्रयास करता है, बट जल्दबाजी में गलती हो जाती है एग्जामिनर से भी। 3-4 एग्जामिनर बनाओ, मतलब अलजेब्रा आप बनाओ, रियल आप बनाओ, 11th 12th आप बनाओ, 9th 10th आप बनाओ, ऐसे चेक करते हैं ना, एक बार चेक कर देते हैं, हाँ ऑप्शन भर गए, आंसर ये, आंसर ये। पेपर बन जाता है, लास्ट में चेक करते हैं, फिर जो रेट लगती है उनके आधार पे चेक किया जाता है कि अच्छा हमने ये भी गलती कर दी क्या।
लिख लिया ना सभी ने? लिख लिया ना सभी ने? किसी दिन एक बार पेपरों को खोल के बता दूंगा, एक बार थ्योरी हो जाए कुछ आधी सी, भाई इसमें से इतने क्वेश्चन, इसमें से इतने क्वेश्चन। अब ये वैसे तो सीट पे लिख दिए मैंने आगे आगे, और फिर एक बार ऐसा करना पूरा सिलेबस हो जाता है तो एक बार पुराने पेपरों को एक एक दिन पूरे क्लासरूम के अंदर 2.5-3 घंटे में करके देखना, जो भी टाइम रहता है। अभी तो पुराने इजी हो गए आपके लिए, तो इनके लिए और 15-15 मिनट कम कर देंगे हम आपको। क्या चीज़? अब जब भी होगा, पर तैयारी तो अभी से करनी है। आपको पता तो होना चाहिए कि हमें ये भी जंग लड़नी है। हाँ, चाहे जंग 5 महीना बाद हो या 4 महीना बाद हो। ठीक है, लिख लिया ना? अब देखिए क्वेश्चन को कराता हूँ मैं। अजय, आवाज नहीं। क्वेश्चन दे रखा है आपका मैक्सिमाइजेशन में। अजय, हो सकता है इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकल विधि के द्वारा भी कर सकते हो, और हो सकता है आप इस क्वेश्चन को किससे कर सकते हो, मैट्रिक्स विधि के द्वारा भी इसे हल कर सकते हो। जिससे भी चाहो उससे कर सकते हो। ठीक है भाई, समस्या आपकी किस में? मैक्सिमम में। ठीक है, सिंप्लेक्स से करना चाहो तो सिंप्लेक्स से कर सकते हो, और सिंप्लेक्स से हो सकता है कि एग्जामिनर टेबल बना के दे दे यहाँ तक, कि इस टेबल को बना के दे दे। ठीक है, और टेबल को बना, इसको नहीं दे, ये जो नीचे मान लिखा हुआ है, इस टेबल को बना के दे दे और फिर ऑप्शन लिख दे इसका एक सुसंगत हल विद्यमान है, या फिर इसका एग्जामिनर दे देता कि इसका एक इष्टतम हल विद्यमान है, इसके 2 इष्टतम हल विद्यमान है, इसका हल विद्यमान नहीं है, या इसका हल अपरिबद्ध है। ऐसे 4 ऑप्शन एग्जामिनर बना के दे सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जड़ माइनस सीजे कैसा मिल रहा है यहाँ पर? नेगेटिव। तो ये प्रवेश करेगा भाई। प्रवेश कौन सा होगा? कौन सा कॉलम है? पहला है, कौन सा दूसरा है? अल्फा 2 क्या हो गया? प्रवेशी। अब प्रवेश कर गया, और इसमें पहले से कौन कौन बैठे हुए हैं? अल्फा 4 और अल्फा 3। अब ये प्रवेश कर जाता है तो एक निकलना चाहिए। क्या करना चाहिए? निकलना चाहिए। तो थीटा बराबर कितना होता है बोलो? मिनिमम एक्स वी आई अपॉन बाई आई जे। जे मीन्स कॉलम। कौन सा कॉलम है? कौन सा कॉलम है? दूसरा कॉलम। और शर्त होगी कि बाई आई 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी भाग जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर ये कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। ना तो इसका भाग जाएगा इसमें और ना ही इसका भाग जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि निकलेगा कौन। निकलेगा कौन? प्रवेशी तो पता चल गया, लेकिन निकलने वाला हमें पता नहीं चल पा रहा है। और नहीं चल पा रहा है तो इसके अंदर इस समस्या का कैसा सॉल्यूशन होगा? अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, यानी कि अपरिबद्ध हल होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका। ऐसे आपका कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, मैक्सिमम जड़ माइनस 2x1 प्लस के x2, माइनस का 2x1 प्लस का x2, ये दे रखा है। ठीक है भाई, अब ये दे रखा है और 2 कंडीशन दे रखी है, एक लेस देन में दे रखी है और दूसरी भी लेस देन में दे रखी है। ठीक है, अब चूंकि जब भी किसी समस्या को आप सिंप्लेक्स विधि के द्वारा सॉल्व करते हो तो समस्या हम मैक्सिमम में ही रखते हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑलरेडी किस में दे रखी है? मैक्सिमम में दे रखी है। फिर ये जो रिक्वायरमेंट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, आवश्यकता सदिश के जो घटक कौन कौन से बोलो? 10 और इन दोनों को पॉजिटिव रखते हैं। ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है भाई, फिर चूंकि ये असमीकाएं हैं, लेस देन है, लेस देन है, तो इनको समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए न्यूनता पूरक चर या फिर स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल कौन कौन से होंगे? इसमें तो जोड़ देंगे x3 और इसमें जोड़ देंगे x4। तो इसमें हमने कौन कौन से जोड़ दिया? पहले में तो जोड़ दिया x3 और दूसरे में क्या जोड़ दिया? x4। न्यूनता पूरक चर यानी कि स्लैक वेरिएबल लेने पर तो देखो मैक्सिमम जड़ यानी कि माइनस 2x1 प्लस x2, x3 का कोएफिशिएंट, x4 का कोएफिशिएंट 0, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। आवाज नहीं भाई, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। हाँ भाई, पहला समीकरण x1 माइनस x2, इसमें क्या जोड़ा है? x3, x4 का गुणांक 0,
फिर दूसरा समीकरण 2x1 माइनस x2 x3 का गुणांक 0, इसमें क्या जोड़ा है x4 बराबर में कितना 40। अब x1 x2 x3 और x4 क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल 0। अब मुझे बताओ आधारी मैट्रिक्स कौन कौन सी मिल रही है। देखो मिली कि नहीं मिली, यहीं से पहचान लिया करो। 1 0 0 1 कौन सा कॉलम है, तीसरा और चौथा, ठीक है भाई। या फिर अलग से जैसे लिखना चाहो तो देखो गुणांक मैट्रिक्स मिलेगी 1 2 -1 -1 1 0 0 1। हाँ जी, कौन सा कॉलम बोलो, अल्फा 1, कौन सा कॉलम अल्फा 2, कौन सा कॉलम अल्फा 3, कौन सा कॉलम अल्फा 4। अब आधारी मैट्रिक्स किस किस से मिली है बोलो, तो यहाँ I2, हाँ जी I2 बोलो कौन सी आएगी, अल्फा 3 और अल्फा 4, तो 3 और 4 से मिलेगी। आपकी जो आधारी मैट्रिक्स मिलेगी वो किससे मिलेगी, 3 और 4 से। तो प्रथम सिंप्लेक्स टेबल के अंदर हमारे पास जो हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, अल्फा 3 और अल्फा 4, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ से अब हम ले लेते हैं कौन सा, यहाँ ले लिया मैंने अल्फा 3 और यहाँ ले लिया अल्फा 4, यहाँ आएगा x3 और यहाँ आएगा x4। अब देखो ऊपर लिखी जाती है कॉस्ट, हाँ जी कॉस्ट कितनी कितनी है बोलो, -2 1, ये तो है -2 1 0 0, और बराबर में लिखा जाता है b 10 और 40। तो देखो यहाँ कितना आया, b का मान 10 और 40, -1 1 0 0, ये वाला -2 1 0 0। अब भाई अल्फा 3 के संगत कॉस्ट बोलो कितनी है 0, और अल्फा 4 के संगत कॉस्ट कितनी है बोलो 0। तो अल्फा 3 के संगत कॉस्ट कितनी लिख दी हमने 0, और अल्फा 4 के संगत कॉस्ट कितनी लिख दी 0। बराबर में b था तो b का मान 10 और 40। यहाँ गुणांक मैट्रिक्स आती है a, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना था 1 -1 1 और 0, 2 -1 0 और 0। फिर क्या निकाला जाता है ZJ माइनस CJ। अब ZJ माइनस CJ निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये वाला ये वाला तो है, ठीक है अजी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे 1 से, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, क्या आएगा 0 0। फिर इसमें से CJ घटाते तो इसको घटाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 2। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे -1 से 0, फिर 0 का इससे करेंगे -1 से 0, फिर ऊपर का घटाएंगे तो -1। और मैंने पहले ही बता रखा प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स में ऊपर के जो चिन्ह होते हैं उनका उल्टा करके लिख दिया करो। तो ये आ गया। अब चूंकि इनमें एक नेगेटिव आ गया तो यहाँ Z2 माइनस C2 कौन सा कॉलम है बोलो, सेकंड। 2 मीन्स सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गया सेकंड हो गया। तो Z2 माइनस C2 बराबर कितना आ रहा है -1। कैसा है लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 तो इसका मतलब क्या हुआ अल्फा 2 परिवेशी सदिश है। कैसा है परिवेशी सदिश है। परंतु y/2 कैसा है बोलो, यहाँ पर y/2 थीटा बराबर होता है xbi में y/2 के डिवाइड जाएंगे। y/2 i मीन्स रो, 2 मीन्स कॉलम। कौन सा कॉलम है सेकंड। अब i का मान क्या चलेगा, एक तो एक चलेगा पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, यानी कि y1 का मान बताना। i का मान कितना आया 1 ले लो, तो y12 और एक आएगा y22, यही तो आएगा। y12 का मान कितना है और y22 का मान भी कितना है, दोनों कैसे हैं, यही तो लिखा है मैंने कि y/2 कैसा है नेगेटिव है। किसके लिए i बराबर 1 और 2 के लिए। नंबर ऑफ रो कितनी है 2, तो 2 के लिए। तो इस केस के अंदर हमारे पास थीटा मिनिमम प्राप्त हो नहीं सकता, यानी कि अपगामी या फिर डिपार्टिंग वेक्टर प्राप्त हो नहीं सकता। तो इस केस के अंदर समस्या का जो हल होगा वो कैसा होगा अपरिबद्ध होगा। समस्या का जो हल होगा वो कैसा होगा अपरिबद्ध होगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ग्राफ से कर ले तो। अपरिबद्ध करना कोई हल क्यों ना, कोई हल तो होता है ना। हल तो इष्टतम हल है वही सुसंगत हल, पूरा की पूरा बाउंड आ रहा है। कितने पॉइंट आ रहे हैं इनफाइनाइट आ रहे हैं, वो अपरिबद्ध है मतलब इनफाइनाइट तो आ रहे हैं। तो लेकिन हमारा हल जो है अनंत तक पहुंच सकता है।
अपरिवत दल और कोई अल नहीं में अंतर होता है। कोई अल नहीं का मतलब कोई सुसंगत अल क्षेत्रीय नहीं मिल रहा, तो इष्टतम तो मिलेगा कैसे? इष्टतम जो मिलता है वो सुसंगत से मिलता है, और सुसंगत ही अनंत की ओर जा रहा है, तो इष्टतम भी अनंत की ओर चलो जाएगा, तो इस कारण अपरिवत दल हो जाता है। इसके जो एलपीपी की 100 क्वेश्चन अलग से और दे दूंगा मैं बना के, अभी 8-10 दिन के अंदर पूरी एलपीपी पढ़ाने के बाद। है देखते हैं, वो देखते हैं, बता दूंगा मैं आपको, बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अभी देखो फिर बताते हैं, चर्चा करें। आवाज नहीं भाई। x1 माइनस x2 था ना, वो गलत बनाया आपने। कौन से पॉइंट थे? x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल 10 था ना। ग्राफ बनाओ। देखो, इसको अगर आपको सिंप्लेक्स से नहीं करना होता एग्जाम पेपर में टाइम की बचत, तो ग्राफिकल से करते। किससे करते? ग्राफिकल से। और ग्राफिकल से क्षेत्र अगर ऊपर से अपरिबद्ध होता है फिजिबल सॉल्यूशन, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलता है, यानी मैक्सिमम जेड प्राप्त नहीं किया जा सकता नीचे से परिबद्ध हो। तो मैंने नोट भी लिखाया था, यदि किसी समस्या का मिनिमम मान संभव है तो जरूर नहीं कि मैक्सिमम मान संभव हो। यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सुसंगत हल में मैक्सिमम मान संभव है तो मिनिमम मान अवश्य संभव होता है। ये मैंने कराया था आपको। अगर इसको ग्राफिकल विधि के द्वारा करना होता है इसी क्वेश्चन को, लेकिन एग्जाम पेपर के अंदर अगर आप कर रहे हो, सिंप्लेक्स का भी नाम आ जाए, अगर 2 चरों में दे रखा है और उसका सॉल्यूशन पूछा है, तो कौन सी विधि से करेंगे? ग्राफिकल से करेंगे।
कैसे करेंगे, ग्राफिक। अगर दो चरों में दे रखा है, चाहे सिंप्लेक्स का नाम आ जाए, फिर भी आप इंटेलिजेंट हो, कौन सी विधि से, ग्राफिकल विधि से, क्योंकि आंसर तो दोनों से कैसा आता है, सेम आता है, चाहे ग्राफिकल से करो चाहे सिंप्लेक्स से करो। भाई सॉल्यूशन की तो विधियां हैं उनकी, आंसर बदल थोड़ी ना सकता है। ठीक है भाई। एक मैंने 5x1 - 2x2 वाला बताया था ना, ऐसे ही क्वेश्चन होगा ये, है परिबद्ध वाला जो सेकंड ग्रेड में आया था क्वेश्चन, चाहे उसे सिंप्लेक्स का मान लो चाहे ग्राफिकल का मान लो, कैसे भी मान लो। हाँ जी, देख लिया। हाँ, कौन सा कॉलम है ये सेकंड कॉलम हो गया ना, सेकंड कॉलम, और पंक्ति कितनी है, 2, आई का मान 1 और 2 चल सकता है। ग्राफिकल से सॉल्व करके बताओ इसे, और समय मिलता है आपको 20 सेकंड का और 10 सेकंड आंसर निकालने का, तो टोटल 30 सेकंड भाई, इतना ही मिलेगा पेपर में आपको। और 10 सेकंड वो हमारे ढूंढवे को, 10 सेकंड पेन उठावे को, और 10 सेकंड गोला करवे को, 1 मिनट है जाए। भाई 5 से 7 सेकंड तो यही में गुजर जाएंगे, कौन सी को, एलपीपी को कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को कि वेस्टेड अलजेब्रा को। 10 से 5 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में पता चल जाती है, और फिर 10 सेकंड 10 से 20 सेकंड उसकी विधि को याद करने में, कौन सी विधि से करेंगे, तो 10-20 सेकंड वह करने में, फिर वह ओ मारे ढूंढो, फिर वह गोला भरवे में, 1 मिनट तो वैसे ही चली जाए। देखिए कितना भी इजी से इजी क्वेश्चन हो, अब डायरेक्ट आंसर पता हो, हाँ इसका ये आंसर है, जब तो गोला करने में 30 सेकंड 20 सेकंड लग जाती है। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन को भी पढ़ने में आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं, फिर उसके आंसर 2 या 3 आपको समान समान नजर आते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब उसमें मैथ में आपकी एक्यूरेसी होती है, अगर आपका सॉल्व हो गया तो 100% सही आएगा, लेकिन टीचिंग मेथड में थोड़े भी 2 ऑप्शन मैचअप से लगे कि इसको करूं कि इसको, तो उसकी श्योरिटी नहीं होती कि अब जो करके आ रहे हो वो सही है कि नहीं। लेकिन मैथ का ऐसा होता है कि एक बार अगर सॉल्व हो गया तो उसका आंसर निकल गया तो फिर वो सही ही आएगा, ये है। और तुक्का दिया है तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि सही ही आएगा। ठीक है, आ गया ना। देखो अजय, अनबाउंडेड था ये वाला केस था, तो हम कम से कम क्या करेंगे, 2 क्वाड्रेंट बनाएंगे और इसमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेंगे, है ना। कौन सा लिया, पॉजिटिव। अब देखो पहली लाइन ले रहे हो, x1 अक्ष पर x2 बराबर 0, तो x1 बराबर कितना आया, 10, तो x1 की वैल्यू आ रही है 10। ठीक है भाई, ये आ गया 10। ठीक है, अब x1 बराबर 0 लेंगे तो x2 बराबर आएगा -10, तो ये आ गया -10, 0 और -10। ये लाइन हमने खींच दी इस प्रकार। ठीक है, अब ये लाइन आपकी इस प्रकार आगे बढ़ती हुई जा रही है, कोई समस्या। अब देखो दूसरा लेंगे, x1 पर x2 बराबर 0, 20, ये कितना आ गया, 20। दूसरा लेंगे -40, तो -40 आएगा थोड़ा सा नीचे, और अब इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए फिर से हम खींच देंगे। ये लाइन तो जा रही है ये वाली, और ये लाइन जा रही है ये वाली। ऐसा एक क्वेश्चन कराया था 5x1 वाला। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं 10 वाली लाइन को ले लेता हूँ। ठीक है, अब 10 वाली लाइन को लिया आपने, ये 10 वाली लाइन है। अब हमें ये नहीं पता होता इस लाइन से नीचे जाएगा कि ऊपर, तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको
कि आप थोड़ी सी चतुराई देखेंगे, 10 के बाद क्या आता है, 20 आता है। तो 20 और 0 रख के देख लो, 20 और 0, क्या 20 10 से छोटा होता है क्या? नहीं होता ना। तो यानी कि ये क्षेत्र इधर की तरफ ना बनकर किधर की तरफ बनेगा, ऊपर की ओर। इस लाइन का किधर की ओर जाएगा, बोलो ऊपर की ओर। अब ये लाइन किधर की ओर जा रही है, बोलो ऊपर की ओर। ठीक है। अब दूसरी लाइन है 20 0 वाली, कौन सी है, 20 0 वाली। अब 20 0 वाली है तो इसके पीछे वाला रख के देख लो, 10 0, 10 0 रख के देखना, 20 की वैल्यू किससे छोटी हो गई, 40 से। तो इसका क्षेत्र किधर की तरफ बनना है, ऊपर की ओर। नहीं, इसका ऊपर की ओर बनेगा क्या? तीस 0 रखना, हाँ सही है। इधर की तरफ नहीं बनेगा, इधर की तरफ ही बनेगा, है ना। यही तो जा रहा है। अब ये भी कह रहा है बाहर की तरफ जाओ, और ये भी कह रहा है किसकी तरफ जाओ, बाहर की तरफ जाओ। दोनों ही बाहर की तरफ भेज रहे हैं, दोनों बाहर की तरफ भेज रहे हैं। तो देखो क्षेत्र ये चल रहा है, दोनों में कॉमन ये भी आ रहा है, और दोनों में कॉमन ये भी हो गया। और ये आपका इन्फिनिटी की ओर जा ही रहा था। कौन सा, ये वाला, ये जो होता है हमारे पास x1 भी और x2 भी, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो ये वाला हो गया। तो हमारे पास जो ओवेनिस क्षेत्र है वो ये चल रहा है, ऊपर कहाँ की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो अनबाउंडेड हो गया। क्या जी, क्या ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हमें जो क्षेत्र चाहे, हमने लाइन तो खींची है, लाइन इनको तो सारो लियो है, तो हमें तो क्षेत्र ओवेनिस क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में बनाना ना। किसका, ये तो क्या लाइन बनाने के लिए खींच ली हमने। वैसे तो फिर पॉइंट रख रख के करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा ना, हम सीधे बस लाइन खींचनी है इनके आधार पर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओवेनिस क्षेत्र ले लिया, तो ये ओवेनिस क्षेत्र बन रहा है। तो अपरिबद्ध दल आ रहा है। सुसंगत क्षेत्र इतना है, सुसंगत क्षेत्र है ना, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो कैसा हल होगा यहाँ पर, बोलो अपरिबद्ध दल, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपका हो जाएगा अपरिबद्ध हल या फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर इसे किससे करते हो, ग्राफ के द्वारा करते हो। मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा इसका। भाई मैक्सिमम क्यों नहीं होगा, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। मिनिमम हो जाता है, इस पॉइंट पे मिल सकता है, या इस पॉइंट पे मिल सकता है, या फिर इस पॉइंट पे। 3 पॉइंटों पे से किसी एक पर मिनिमम मिलेगा। 1 2 3, ये वाला 10 0 था, इन दोनों का क्रॉस पॉइंट निकाल लो। मिनिमम निकल सकता है लेकिन मैक्सिमम नहीं निकलेगा। लिख लिया, लिख लो इसको जल्दी। लिख लिया ना। लिख लिया ना सभी ने। देखो भाई, आवाज नहीं करेंगे भाई। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में असंगतता एवं अतिरिक्तता इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बार इन रिजल्टों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इस बार जो हमारा क्वेश्चन आया था वो आया था देदिता से, डेलिटी से। और उधर से अगर मैं चर्चा करूं तो वहां पर उद्देश्य फलन बनवाया है, सेकंड ग्रेड में भी और संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पेपर में भी। अब यानी कि या तो ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन बचता है
या फिर इधर से आता हूँ तो सिंप्लेक्स मेथड का बचता है। अब सिंप्लेक्स की प्रोसेसिंग हो जाती है थोड़ी लेंदी। सेकंड ग्रेड में द्वितीयता का डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है और फर्स्ट ग्रेड में द्वितीयता का द्वितीय बनवाई है, ठीक है, दोनों में अंतर। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर सिंप्लेक्स में वापस जाता है तो एग्जामिनर सीधा क्या दे सकता है, एक रिजल्ट दे सकता है, रिजल्ट पे पूछ सकता है। या फिर एग्जामिनर क्या कर सकता है कि जो मैंने अभी कल परसों आधारी कराया था उसका पूछ सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स का वो पूछ चुका है दोनों में, कॉन्वेक्स का दोनों में पूछ लिया गया, उद्देश्य फलन दोनों में बनवा लिया, तो ग्राफिकल का क्वेश्चन करवा सकता है इस बार, या फिर सिंप्लेक्स विधि का क्वेश्चन आने के पूरे क्या है, चांसेज है इस बार, ठीक है भाई। और एक परिवहन का और एक नियतन का तो प्रत्येक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के में, एक परिवहन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और एक असाइनमेंट प्रॉब्लम का, ठीक है। अब देखो, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या में असंगतता यानी कि इनकंसिस्टेंसी अतिरिक्तता रिडंडेंसी किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या में असंगतता एवं अतिरिक्तता, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या में असंगतता एवं अतिरिक्तता यानी इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी, ठीक है भाई। अब देखो, इस वाले केस के अंदर यहाँ से हमारे पास मोस्ट और पॉपुलर रिजल्ट होंगे। मैंने अभी आपको बता दिया इससे पहले वाला रिजल्ट, अगर समस्या मैक्सिमम में और जेड जे माइनस सी जे सभी पॉजिटिव हैं तो हल कैसा होगा, इष्टतम होगा, पहला रिजल्ट। फिर मैंने बता दिया किसी एक जे के लिए जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव है और उसके संगत कॉलम के सारे एलिमेंट कैसे हैं, नेगेटिव या फिर जीरो हैं, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा यानी कि अपरिवर्तन होगा। तो सिंप्लेक्स के कितने रिजल्ट हो गए थे, 2 हो गए थे, ठीक है। फिर इष्टतम हल कि आधारी मैट्रिक्स भी निम्नलिखित में से किसी एक रूप में विद्यमान है, ठीक है भाई। अब कौन से रूप में, पहला रूप, ठीक है, फिर दूसरा रूप, फिर तीसरा रूप और कुछ बचता है तो चौथा रूप, ठीक है। पहला रूप है यदि बी में कोई कृत्रिम सदस्य ना हो, मतलब इससे पहले मैंने जो 2 एग्जाम्पल कराए उनमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आया है क्या, नहीं आया, यानी कि केस वही हो गया पहले वाले जो 2 एग्जाम्पल करा चुका हूं। यदि किसी मैट्रिक्स में या फिर किसी आधारी हल बी में क्या ना हो, कोई आर्टिफिशियल वेक्टर ना हो या आर्टिफिशियल वेरिएबल ना हो, यानी क्या ना हो, आर्टिफिशियल वेक्टर लिख रहा है तो वेक्टर लिख दो और वेरिएबल है तो वेरिएबल, ठीक है। आर्टिफिशियल वेक्टर ना हो, अब आर्टिफिशियल वेक्टर तो है ही नहीं, यानी पिछले वाले दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब पिछले वाले एग्जाम्पल हो गए यदि आधारी मैट्रिक्स बी में कोई क्या नहीं है, बोलो, कृत्रिम सदस्य नहीं है, ठीक है। और इष्टतम की शर्त क्या होती है, बोलो, जेड जे माइनस सी जे पूरी होती है, तो समस्या का जो हल होगा वो कैसा होगा, इष्टतम, और कैसा भी होगा, आधारी, और ऑलरेडी क्या है वो, सुसंगत। आधारी सुसंगत हल आपका कैसा हो जाएगा, बोलो, इष्टतम हो जाएगा। इस स्थिति में प्रतिबंध समीकरण, जो हमारे जो प्रतिबंध समीकरण है, कंस्टेंट है या सब्जेक्ट टू द कंडीशन है, वो सब की सब कैसी हो जाएंगी, अविरोधी, मतलब आपस में विरोध नहीं करेंगी, अविरोधी है, विरोध नहीं करेंगी, यानी कंसिस्टेंसी यानी सॉल्यूशन क्या कर गया, एग्जिट कर गया, और उनमें अतिरिक्तता नहीं होगी, यानी कि रिडंडेंसी आपकी नहीं होगी, अतिरिक्तता नहीं होगी और ना ही वो अविरोध होंगी, आपस में विरोध भी नहीं करेंगे और ना उसमें कोई भी अतिरिक्तता आएगी। अतिरिक्तता का मतलब होता है कि कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर आपका, देखो, आर्टिफिशियल वेरिएबल आ ही नहीं रहा, मैंने आपको बताया जब कभी समस्या को लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कि x1 प्लस x2, और यहाँ से यहाँ पर हमारे पास होती है कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अब सब्जेक्ट टू द कंडीशन, इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया, सपोज दैट अल्फा 5, कौन सा आ गया, अल्फा 5। अब अल्फा 5 आ जाता है तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा उसका गुणा किससे कर देंगे हम,
माइनस एम से, और माइनस एम से गुणा करके अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। लिख दिया। अब देखो उद्देश्य फलन पे फर्क तो पड़ेगा, माइनस x5 आ गया। क्या आ गया? x5 आ गया। अब x5 आ गया तो यानी कि अब हम इसे करते हैं। अब इसमें पहले से अल्फा 5 है ही नहीं, अल्फा 5 है क्या? नहीं है भाई। इससे पहले वाले रिजल्ट में मुझे बताओ, ये जो मैंने अभी पहला रिजल्ट बताया है, ये वाला पहला रिजल्ट, इसमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है क्या? नहीं है ना। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इसमें पहले से ही आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो बताओ क्या माइनस एम से गुणा करके जोड़ना है, घटाना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब जोड़ना या घटाना नहीं पड़ेगा तो इसमें तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, और प्रभाव नहीं पड़ा तो इसमें अतिरिक्तता है ही नहीं, अतिरिक्तता है ही नहीं। अब प्रभाव कब पड़ेगा? प्रभाव अब पड़ेगा। देखो कैसे, अल्फा 5 आ गया, ठीक है, और अल्फा 5 आ गया, और अल्फा 5 के संगत हमने माइनस एम से इसमें क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब हमने इसको सिंप्लेक्स विधि से हल किया, और सिंप्लेक्स विधि से हल किया, और सिंप्लेक्स विधि से हल करने के बाद यहाँ पर हमारे पास x1 का मान आ गया, यहाँ से x2 का मान आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास x5 का मान। अब x5 आ रहा है इसमें, और x5 के संगत क्या आता है बोलो? अल्फा 5, यह आता है अल्फा 2, और यह आएगा अल्फा 1, ठीक है। इनके संगत जो भी कॉस्ट है, यहाँ तो कॉस्ट कितनी थी बोलो? माइनस है, और यहाँ पर कितनी थी? जो भी आएगी, जो भी दे रखी होगी, जैसे 1 1 दे रखी तो 1 और 1 आ गए। और यहाँ से आपने निकाला कि जेड माइनस सी जे कैसा आ गया बोलो? पॉजिटिव आ गया। सभी की सभी मान कैसे आ गए? पॉजिटिव। तो हल जो है वो कैसा है? इष्टतम है। हल कैसा है? इष्टतम। यदि जेड माइनस सी जे सभी की सभी पॉजिटिव आ जाते हैं तो हल आपका कैसा हो जाएगा? इष्टतम हो जाएगा, यानी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारा बी, यहाँ पर क्या आता है बोलो? बी, और यहीं से जो मान निकलते हैं वही हमारे x1 और x2 x5 के होंगे। अब देखो बी के जो मान है पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 5, ये आ गया 6, और ये आ गया 0। कितना आ गया? 0। अब देखो, हाँ भाई x5 का मान 0 आ गया, उद्देश्य फलन पर कोई फर्क पड़ा क्या? ये इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। क्या कर देगा? 0। मैंने क्या कहा? यदि कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आ भी जाए, चलो आ गया, पहले तो था ही नहीं, तो अतिरिक्तता है ही नहीं। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया, चलो आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या निकाला? सिंप्लेक्स विधि से उसे हल किया, और हल करने के बाद देखा कि इष्टतम की शर्त पूरी हो गई। जेड जे माइनस सी जे क्या आ गए? पॉजिटिव आ गए। अब पॉजिटिव आ गए तो फिर हम यो देख लेंगे मैट्रिक्स में कहीं आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो ना है, विराजमान तो ना है। फिर वह विराजमान की वैल्यू देख लो कितनी है? 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 0 है तो फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये आ तो चुका है, ये इसके अंदर आ तो चुका है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो इसमें क्या आ गई? अतिरिक्तता आ गई। क्या आ गई? अतिरिक्त। मतलब बैठा तो है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ये बैठा तो है मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। अब 0 है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मीन क्या हुआ? यदि इष्टतम की शर्त पूरी होती है और आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता है और उसके संगत वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। उसके संगत अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस के अंदर हमारा जो हल है वो इष्टतम होगा, निकाय अवरोधी होगी, लेकिन इसमें क्या आ जाएगी? अतिरिक्तता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अतिरिक्तता। पहले वाले केस में आर्टिफिशियल वेरिएबल है ही नहीं तो उसमें अतिरिक्तता नहीं होगी। लेकिन केस नंबर 3 कि भैया आर्टिफिशियल वेरिएबल विद्यमान है लेकिन अपना मान 0 लेके ना बैठो, कुछ ना कुछ मान लेके बैठा है। अब इसका मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। अब यहाँ में 5 को गुणा कर दो तो क्या बनेगा? जैसे कि ये हो गया 5 + 6, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 5m, और m खुद बहुत बड़ी धनात्मक संख्या होती है। अब इसका मान मैं 500 ले लूँ, इसका मान 10,000 ले लूँ, इसका मान 20,000 ले लूँ, तो क्या जेड का मान प्राप्त किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है। तो यदि आर्टिफिशियल वेरिएबल विद्यमान है और उसके संगत चर का मान नॉन जीरो नंबर आ जाए, यानी कोई अशून्य संख्या आ जाती है धनात्मक, तो उस केस के अंदर फिर हमारे पास मैक्सिमम जेड पॉसिबल होगा? क्या नहीं होगा। तो देखो यदि बी में क्या विद्यमान है बोलो? कृत्रिम सदिश आर्टिफिशियल वेरिएबल विद्यमान है जिसमें कुछ के संगत, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, कुछ के संगत कृत्रिम चर के मान शून्य नहीं है। तो और इष्टतम की शर्त क्या हो रही है? भले ही पूरी हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी समस्या का सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। अब सुसंगत हल ही नहीं है, दो केस हो गए। एक तो सुसंगत हल है ही नहीं। सुसंगत हल कब नहीं था? जैसे मैंने कल ग्राफ बना के बताया था, एक का ग्राफ तो जा रहा है सपोज कीजिए नीचे की तरफ और एक का ग्राफ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको तो कहते हैं कि सुसंगत हल विद्यमान ही नहीं है।
तो जब सुसंगत हल विद्यमान नहीं है तो क्या इष्टतम हल विद्यमान होगा क्या? नहीं। एक मैंने अभी बताया था कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड में बताया था जैसे कि एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ये कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाओ और ये भी कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाओ, तो ऊपर की तरफ कहां तक जा रहे हो आप? अब ये कैसा हल है? सुसंगत है। सुसंगत तो है लेकिन कैसा है? अपरिबद्ध है। ये सुसंगत है, अपरिबद्ध है, यानी कि फिजिबल है, अनबाउंडेड है। ये कह रहा है नो फिजिबल, यहाँ फिजिबल ही नहीं है। और तीसरा था फिजिबल भी हो और बाउंडेड भी हो। एक लाइन ये एक लाइन ये, दोनों का लेस देन वाला आ रहा है। अभी कैसा बोलो? फिजिबल भी और बाउंडेड भी है। इसमें कोई फिजिबल रीजन है ही नहीं। इसमें जब फिजिबल नहीं तो इष्टतम मिलेगा ही नहीं। ये कह रहा है कि भाई फिजिबल है लेकिन अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ये कह रहा है फिजिबल है, कैसा है? बाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सुसंगत हल कब विद्यमान नहीं होगा? सिंप्लेक्स विधि से क्वेश्चन करते वक्त अगर मैट्रिक्स के अंदर कौन बैठा है? आर्टिफिशियल वेरिएबल। और आर्टिफिशियल वेरिएबल बैठा है और साथ ही जेड जे माइनस सी जे की शर्त क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, यानी इष्टतम की कसौटी क्या हो जाती है? पूरी। आर्टिफिशियल वेरिएबल बैठा है लेकिन जीरो के अतिरिक्त कोई अन्य मान लेके बैठा है। जीरो ना होकर उसका मान 5, 10, 20, 40, 50 कुछ भी है, तो इस केस में चाहे इष्टतम की शर्त पूरी हो जा तो उस केस के अंदर सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। जब सुसंगत हल ही नहीं है तो इष्टतम हल तो ऑटोमेटिकली विद्यमान नहीं होगा। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल बैठा है और उसके संगत चर की वैल्यू क्या है? 0 है, तो उस केस के अंदर भी निकाय अविरोधी हो जाएंगे, यानी कि हल संभव है लेकिन उसमें क्या आ जाएगी? अतिरिक्तता आ जाएगी, रिडंडेंसी आ जाएगी। और पहला केस जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल है ही नहीं है और इष्टतम की शर्त क्या हो रही है? पूरी हो रही है, तो ना तो उसमें अतिरिक्तता है, नहीं आर्टिफिशियल वेरिएबल बैठा ही नहीं है उसमें, ना तो उसमें अतिरिक्तता है, और क्या है? वो निकाय अविरोधी है, आपस में विरोध नहीं करेंगे, यानी इष्टतम हल विद्यमान होगा। तो इसके कितने केस हो गए? 3 केस हो गए। पहले इन 3 केसों को लिख लीजिए और मैं एक बार और फिर से इनको समझा दूंगा, जिससे मन के अंदर कोई भी डाउट हो उनका समाधान तुरंत की तुरंत हो जाए। हाँ जी, कौन बैठो है? कौन बैठो है? आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल को मान कितने का? अतिरिक्त आ गई, मतलब बैठा है और उसका मान 0 है। 0 अतिरिक्त लेके आए। आर्टिफिशियल है, इष्टतम हल तो आ रहा हो ना भाई। बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क ना पड़ रहा भाई। क्लास के अंदर आके बैठ गया, जैसे मैंने कहा था प्रवेश ही कर गया, कर जाने दो, लेकिन प्रवेश कर गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बैठा है नहीं बैठा, हमें नहीं पता चल रहा है कि वो बैठा भी है, क्योंकि उसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 0 है, नगण्य मान के बैठा है। वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उद्देश्य फलन पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो उससे आ जाती है अतिरिक्तता। उससे क्या आ जाती है? अतिरिक्तता। मतलब अतिरिक्तता का मतलब है एक कुर्सी एक्स्ट्रा रखी हुई है और हम कह रहे हैं कि इस पे अल्फा 5 बैठा है, जबकि वहां पर अल्फा 5 बैठा ही नहीं है, और अल्फा 5 का मान कितना है वहां पर? 0। और हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर जैसे 3 कुर्सियां तो थी, 3 कुर्सियां हैं जिसमें 2 के मान निकल के आए और एक का मान 0 निकल के आया है। एक का मान क्या निकल के आया? 0। अब 0 निकल के आया, 3 कुर्सियां, इसमें से दो तो पॉजिटिव मान लेके बैठे हैं और एक के पास 0 मान है, तो हम कह रहे हैं कि 3 मान बैठने चाहिए थे, लेकिन अल्फा 5 का उसका कृत्रिम चर का मान क्या हो गया? 0। तो जो हम कह रहे हैं कि यहाँ बैठा हुआ आदमी है लेकिन वहाँ बैठा नहीं है, क्या है? 0 है, जबकि टेबल के अंदर है, दिखा रखा है कि भाई ये जो कुर्सी है हमने इस व्यक्ति के लिए खाली छोड़ी और वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा नहीं है। ये कुर्सी हमने उस व्यक्ति के लिए खाली छोड़ी है और वो व्यक्ति उस पर बैठा नहीं है, जबकि कुर्सियों की संख्या कितनी है? 3 है। 2 पे बैठे हुए हैं, तीसरे पे बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि उसका मान क्या है? 0 है। तो क्या हो गई? उसमें अतिरिक्तता आ गई, रिक्तता आ गई। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया? तो इन 3 रिजल्टों को लिखो। सबसे पहले महत्वपूर्ण रिजल्ट है, एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में इसमें भी आया हुआ है।
लिख लिया ना सभी ने? समझ आए ना पॉइंट तीनों? आर्टिफिशियल वेरिएबल है लेकिन उस चर का मान 0 नहीं है तो सुसंगत हल भी नहीं है। आर्टिफिशियल वेरिएबल है लेकिन उस चर का मान क्या है? 0 है, तो अतिरिक्तता आ जाएगी और सुसंगत हल, सॉरी इष्टतम हल है। ठीक है, ये कह रहा है आर्टिफिशियल है ही नहीं और इष्टतम की शर्त पूरी हो रही है, तो ना तो अतिरिक्तता होगी और हल कैसा होगा? इष्टतम होगा। ठीक है भाई, हाँ लिख लो कोई ना। समझाना पढ़ाना हम क्या करते हैं कि मेन चीज बच्चे जो गलतियां करते हैं वही चीज सिखाते हैं कि ये पॉइंट मतलब डेफिनेशन को प्रॉपर रूप से ओपन करके क्लियर करते हैं। अब लिखी हुई तो सभी जगह होती हैं, अब डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो पाती तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएगा बच्चा? कई बच्चे ऐसे होते हैं अपभ्रष्टता और अनभ्रष्टता में अंतर ही नहीं समझते, डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी में। काफ़ी बच्चे सिंप्लेक्सी, अगली टेबल, प्रवेशी और अवगामी नहीं पहचान सकते पढ़ने के बावजूद। बीएससी में ना पहचान पाए, अब तो खैर तुम तैयारी कर रहे हो, यहाँ तो बहुत जल्दी पहचानना पड़ता है। नहीं जान पाया, अब तो जान लिया। एलपीपी कोई ना, इस बार हो जाएगा, टाइम भी है आपके पास थोड़ा बहुत, तैयारी जारी रखो। सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं अपनी ओर से तो। हाँ जी लिख लिया ना? लिख लो आ रहा। मेन चीज है समझना। इसमें क्या सर्किल करके लिखा करो। बी में कौन ना है भाई? है ही ना है। इष्टतम की शर्त का है? जहाँ भाई, अब मैं खैर कहना नहीं चाहता, फिर ये कहेगा कि हम तो यहाँ कहें कि भाई यहाँ पीडीएफ तो ना पढ़ा रहा, वहाँ पढ़ लो। नहीं समझे भाई, जो जहाँ पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा वहाँ पढ़ लो, बाद में आ जाइए पीडीएफ से पढ़वे। मेन चीज होती है क्लासरूम के अंदर अगर आप बैठे हो, हमें ना नोट से मतलब होना चाहिए, ना हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए, ना किसी और से मतलब होना चाहिए, हमें एक ही चीज से मतलब होना चाहिए। किससे? समझने से। अगर आपके समझ आ गया एक एक टॉपिक, तो इसका मतलब यह है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को एग्जाम पेपर में कर सकते हो, हिलाना ही नहीं है, अपितु वो पूरा करना है। ये चीजें होती हैं। हाँ। मैंने वो केवल पढ़ाई से रिलेटेड कहा था, वैसा नहीं था, कोई एक्स्ट्रा वे में मत लेना। वो जो मैंने कहा था कि भाई कहने का मीन ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो केवल पढ़ाने के उद्देश्य से खड़ा हूँ, और आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो तो केवल पढ़ने के उद्देश्य से बैठे हो। इसके अतिरिक्त आपके माइंड के अंदर कोई अन्य विचार नहीं आने चाहिए, इसके अतिरिक्त मेरे माइंड के अंदर कोई और विचार नहीं आएगा। कहने का उद्देश्य ये था उस लाइन का। ठीक है?
तो वो तो घर वालों से कहो, विचार नहीं रखते तो है। सही बात है। ठीक है, मैं ये क्या 3 पॉइंट थे, इस वजह से मुझे लिखाने पड़े, अभी लिखने पड़ते वैसे ही आज से, वो सारे के सारे पॉइंट्स में लिखाता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 45 मिनट विकसित रखो माइंड को, 15 मिनट के लिए सो जाओ, फिर 45 मिनट फिर से विकसित कर लो। दोबारा समझाना है। देखो यहां से देखिए, बी में क्या नहीं है बोलो, आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, आवाज नहीं करेंगे। बी में अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल ना हो, कोई कृत्रिम सदस्य ना हो, और इष्टतम की शर्त भी क्या होती हो, पूरी हो, यानी कि इष्टतम की जो शर्त है वो क्या होती हो, संतुष्ट। हमेशा कभी भी डेफिनेशन को पढ़ो तो इसी प्रकार पढ़ा करो कि कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है ही नहीं और इष्टतम की शर्त क्या हो रही है, कंप्लीट। तो समस्या का जो हल होगा वो कैसा होगा, इष्टतम। ठीक है, इष्टतम आधारित। और इस स्थिति में निकाय जो होंगी अवरुद्ध होंगी, यानी कंसिस्टेंट करेगा उनका सॉल्यूशन, और उनमें अतिरिक्तता भी नहीं होगी। अतिरिक्तता क्यों नहीं होगी, जो भी 2 कुर्सियां या 3 कुर्सियां उन पे कोई ना कोई व्यक्ति 100% बैठा होगा। ठीक है भाई। तीसरा है, बी में क्या है बोलो, कृत्रिम सदिश तो है, चलो ठीक है, जिसके संगत कृत्रिम चर का मान क्या है बोलो, 0 है। मतलब 3 कुर्सी तो हैं, लेकिन तीसरे पे हमने कहा कि ये आके बैठेगा, लेकिन बैठ तो गया, लेकिन उसका मान क्या है, 0, यानी वो कुर्सी क्या है, खाली है। ठीक है, तो इष्टतम की शर्त भी क्या हो रही है यहाँ पर, संतुष्ट। अगर इष्टतम की शर्त यहाँ पर भी क्या होती हो बोलो, संतुष्ट होती है, तब इस स्थिति में आधा रियल कैसा हो जाएगा, इष्टतम तो होगा, परंतु प्रतिबंधों में क्या आ जाएगी, अतिरिक्तता आ जाएगी। यानी निकाय अवरोधी तो है, यानी हल तो संभव है उसका, लेकिन क्या आ जाएगी, अतिरिक्तता आ जाएगी। यहाँ अतिरिक्तता थी नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल थे, आर्टिफिशियल था नहीं। यहाँ आर्टिफिशियल का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो अतिरिक्तता आ गई। तीसरा था कि बी में क्या ना हो, बी में क्या हो, कृत्रिम सदिश हो, जिनमें किनमें, कृत्रिम चरों में कुछ के संगत कृत्रिम चर का मान क्या नहीं है बोलो, 0 नहीं है। क्या नहीं है, 0 नहीं है। क्या नहीं है, 0 नहीं है। और इष्टतम की शर्त क्या हो रही है, पूरी भली हो जाए, तो अब उसके संगत -m से गुणा होता है, तो समस्या का सुसंगत हल क्या नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। तो इस केस में समस्या का जो सुसंगत हल है वो क्या नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। जैसे कि ये जो है हमारे पास कैसा चर है, सपोज कीजिए कृत्रिम चर, ठीक है, और इसके संगत -m उद्देश्य फलन में गुणा होता ही है, और इसके संगत जो वेरिएबल का मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस केस के अंदर ZJ - CJ सभी कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। कृत्रिम चर है तो इसके अंदर सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है। इसके अंदर जो है सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है। अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता है तो इस केस के अंदर सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं होता है। हाँ, सभी के लिए होता है। देखो इसके बाद कौन सा, वो तो है ना उसमें ऑलरेडी।
एक क्वेश्चन आया था आपका, कौन सी ग्रेड में था वो देख लेते एक बार। घर जाके तुरंत पढ़ लेना इनको, तीनों रिजल्टों को। कहीं सोचे कि जब एग्जाम होगा तब पढ़ लेंगे। देखो ये 2013-14 वाला जो पेपर था, देखो अभी इसके रिपीटिशन के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। देखिए कोई भी एलपीपी गिवन है आपकी, ठीक है भाई, कोई भी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या आपको दे रखी है, ठीक है, दे रखी है, और आधारी मैट्रिक्स, जो भी आधारी मैट्रिक्स है आपकी वी, आधारी मैट्रिक्स बी में अशून्य, देखो शून्य नहीं है, कैसा है, अशून्य, नॉन जीरो। और कौन है भाई, कृत्रिम सदिश क्या है बोलो, विद्यमान है, यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है। साथ ही इष्टतम की शर्त क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। चलो ठीक है रही है कोई। अब इसमें कौन सा वेरिएबल है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, और इष्टतम की शर्त क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इष्टतम की शर्त पूरी हो रही है, और इसमें कौन विद्यमान है, आर्टिफिशियल वेरिएबल विद्यमान है, और इष्टतम की शर्त क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो समस्या का केवल ओनली वन फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान होगा क्या, सुसंगत कम से कम एक, वो कह रहा है केवल एक, शब्द लगा ओनली वन, वो कह रहा है कम से कम एक, मतलब एक से ज्यादा भी जा सकते हैं, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये कह रहा है सुसंगत तल विद्यमान नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाता है, सेकंड हो जाता। भाई इस बार भी एक क्वेश्चन लैंग्वेज का आया था, वो असाइनमेंट प्रॉब्लम से था, शायद असाइनमेंट प्रॉब्लम से था, अभी पढ़ा है ना आपने जस्ट, ये होता है। तो रिजल्ट आ जाते हैं। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बदल दे कि किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में आधारी मैट्रिक्स बी में शून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है। क्या कह दिया मैंने, शून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है, इष्टतम की शर्त भी संतुष्ट होती है। तो समस्या का इष्टतम सुसंगत आधारी हल होगा, या फिर देगा एग्जामिनर सुसंगत इष्टतम आधारी हल होगा, तथा अतिरिक्तता होगी एवं निकाय अविरोधी होंगे। अतिरिक्तता होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि कृत्रिम चर का मान क्या हो गया, शून्य, और निकाय कैसी होगी, अविरोधी होगी। एक ऑप्शन तो ये होगा। फिर दूसरा देगा कि इष्टतम सुसंगत हल होगा, निकाय अविरोधी होंगी, यानी विरोध नहीं करेंगी, सही बात है, और वो कहेगा अतिरिक्तता नहीं होगी, जबकि अतिरिक्तता होगी। तीसरा ऑप्शन देता कि सुसंगत हल विद्यमान नहीं है, जबकि निकाय अविरोधी है, और अतिरिक्तता भी नहीं है, जबकि सुसंगत हल विद्यमान है, क्योंकि इष्टतम विद्यमान है। और चौथा नन ऑफ दीज, तो हम कौन सा लगाएंगे कि इसका सुसंगत इष्टतम हल विद्यमान होगा, निकाय अविरोधी होंगी, और अतिरिक्तता होगी। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन पहले तो इसको लिख लो, एक क्वेश्चन मैं बना के दे देता हूं अभी जस्ट आपको। कौन सा, ये वाला, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एलपीपी की सीट में 46 नंबर का क्वेश्चन है। डाल लो भले वहीं से सीट में कि 46 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर उसमें लगा लो, सेम ही तो लिख रहा है, इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, वहीं लिख लो, उससे आगे बस 46 नंबर का क्वेश्चन है। जो नया बनाऊंगा उसको लिख लेना, 2014 का ही है ना, सेकंड ग्रेड 2014 का। फोर्टी सिक्स, लिख लिया ना सभी ने।
हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने, और सीट में ही लिखा हुआ है 46 डालो, उस पर आंसर लगा लो। जब कॉपी को पढ़ेंगे तो सीट में 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेना। फोर्टी 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेना और उसका क्या देख लेंगे आप, आंसर। लिख लिया ना? हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बोल बदल देते हैं थोड़े से हम। देखो, यदि किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के आधारी मैट्रिक्स बी में शून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है तथा इष्टतम की शर्त भी संतुष्ट होती है, तो समस्या का तो देखिए, समस्या का इष्टतम हल विद्यमान होगा। क्या होगा बोलो? इष्टतम हल विद्यमान होगा, निकाय अविरोधी होंगी। निकाय यानी सिस्टम जो दे रखा है अविरोधी, होंगे तथा अतिरिक्तता होगी। बोलो कौन सा आंसर हो गया है? पहला ही हो गया। दूसरा है कि इष्टतम हल होगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, निकाय विरोधी होगी। अब विरोधी है गई तो इष्टतम निकल सकेगा? विरोधी है गए तो इष्टतम निकल सके? सुसंगत ही ना निकल रो। विरोधी होंगी यानी कि, और तथा अतिरिक्तता होगी, ये गलत हो गया। क्योंकि वहां कंफ्यूज करने के लिए छोटी छोटी चीजें बदली, अविरोधी की जगह विरोधी कर दिया, सेम चीज लिख दी। फिर कह रहे हैं कि इष्टतम हल विद्यमान नहीं है। भाई इष्टतम हल ये भी देगा एग्जाम, इष्टतम हल विद्यमान नहीं है, जबकि है। इष्टतम की शर्त संतुष्ट होती है, इष्टतम हल विद्यमान नहीं है। निकाय कैसी है? निकाय अविरोधी है, तथा अतिरिक्तता नहीं है। क्या नहीं है बोलो? अतिरिक्तता है या नहीं है बोलो? अतिरिक्तता नहीं है। तो बोलो कौन सा आंसर देंगे आप? फर्स्ट देंगे। इष्टतम की शर्त संतुष्ट क्या ही रखी है ऑलरेडी एग्जामिनर ने। इष्टतम की क्या दे रखी है ऑलरेडी? शर्त दे रखी है।
इसके बाद एक क्वेश्चन और बनवाता हूँ मैं आपको, है ना, अच्छा वाला। हाँ, दे देता कंफ्यूज करने के लिए, तो वो तो एग्जामिनर तो केवल तुम भ्रमित करने, एग्जामिनर तो ये चाहता है कि आप क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं और आंसर सीधा दें। उसे पता होता है कि ये इसको पढ़ेगा ही नहीं, इस टर्म की सर संतुष्ट होती है, जहाँ नहीं लिख दिया तो ये सोचेगा ये गलत है, इसी को लूँ आंसर में, और इसको सबसे ज़्यादा और देंगे। अगर नहीं पढ़ा ना, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा और होगी आंसर थर्ड देने की। अगर अननोन बच्चे आपकी जगह पे अननोन बच्चे टेस्ट देते हैं 100, तो 100 में से अगर मैं कहता हूँ सभी को आंसर देना है, तो कम से कम 60 बच्चे थर्ड आंसर को देंगे, जबकि लिखा हुआ है इस टर्म की शर्त क्या है, संतुष्ट होती है। जब भी थर्ड आंसर देंगे 60 बच्चे, वही तो बता रहा हूँ। निकाय अविरोधी मतलब विरोध नहीं करेंगी आपस में, यानी सॉल्यूशन संभव होगा, कंसिस्टेंट होंगी। और अविरोधी का मतलब तो होता है कंसिस्टेंस, विरोधी का मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब विरोध करेंगे आपस में, सॉल्यूशन प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन संभव नहीं होगा उनका। अभी मैं जो मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, उसमें आज वही टॉपिक लूंगा, मैट्रिक रैंक वाला, जो अभी जैसे आपके 3-4 क्वेश्चन बताए थे, आज वही टॉपिक लूंगा। उसमें एक लामिक मैट्रिक्स कराऊंगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फिर उसके बाद वो लूंगा। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो, ये लिख लिया ना सभी ने? एक क्वेश्चन लिखेंगे इंटेलिजेंसी वाला। समझ में क्यों ना आएगा? देखिए क्वेश्चन लिखो, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या में किसी पुनरावृत्ति के बाद, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या में किसी पुनरावृत्ति के बाद निम्न सिंप्लेक्स सारणी प्राप्त होती है। किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या में, यानी कोई एलपीपी दे रखी है, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या में किसी पुनरावृत्ति यानी इटरेशन, ठीक है भाई, किसी पुनरावृत्ति के बाद, मतलब कोई भी पुनरावृत्ति कर दी, दूसरी, तीसरी या चौथी, निम्न सिंप्लेक्स सारणी प्राप्त होती है। आवाज नहीं गई। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना के दे देता है। अब बस एग्जामिनर को तो चेक करना है कितना जानता है बच्चा, बस। CB V XB V और CJ, ठीक है भाई। -1 -1 0 0 -m और -m, जैसे ऊपर दो -m दिखाई दे गए आपको, तो इसमें कौन सा चर है? कृत्रिम चर। अब इसको सॉल्व करके दे रखा है α6 α7 α1, α6 α7 और α1, इसके करस्पॉन्ड आ रहा है -m और -1, ठीक है भाई। और नीचे आएगा आपका ZJ - CJ, ये दे ही रखी है एग्जामिनर ने टेबल, है ना। और 15 20 5, 15
ये एग्जामिनर टेबल बना के आपको देगा, ठीक है। ये हो जाएगा x6, x7 और x1, ठीक है। अब 0 - 1, 0 - 1 -1 0 -3 1 0। ये ज़्यादा कैसे है गए? छः लिखे मैंने, तो 1 0 और बढ़ा लो बीच में, फिर और क्या करेंगे। हाँ तो चलो नहीं बढ़ाया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसा कर लेते हैं, 5 6 कर देते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। 5 6 कर देते हैं, ठीक है। अब तो 6 गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अल्फा 5 और अल्फा 6 कर दो, अल्फा 5 और अल्फा 6, ठीक है। एक कॉलम होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और ये कौन सा है, छठवां कॉलम, ठीक है भाई। वन 0 कर देना, जीरो 1 0 -1 0 और 1, और थर्ड है 1 1 0 0 और 0 0। ये दे रखा है 1 1 M और M और 0 और 0, ये दे रखा है। टेबल एग्जामिनर ने बना के दे दी, ठीक है भाई। किसी रैखिक प्रोग्राम समस्या में किसी पुनरावृत्ति के बाद निम्न सिंप्लेक्स टेबल प्राप्त होती है, हो गई। और जर्जे माने सीजे भी नीचे बना के दे दिया, जहाँ एम बहुत बड़ी धनात्मक संख्या होती है। एम कैसी संख्या होती है, धनात्मक होती है। तो जर्जे माने सीजे के मान बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है, तब टेबल बना के दे देगा और एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा। कितने ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, तब, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इष्टतम हल विद्यमान है, विद्यमान है। दूसरा, अब एग्जामिनर कैसे भी ऑप्शन बदल सकता है। सुसंगत हल विद्यमान है परंतु इष्टतम नहीं, परंतु इष्टतम नहीं। तीसरा है सुसंगत हल विद्यमान नहीं है, हाँ, जीरो लिख दो। क्या चीज, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये हो गया एम और ये माइनस का एम, जीरो, ये भी जीरो होगा, है ना भाई। ये प्लस का एम हो गया, ये माइनस का एम हो गया, जीरो हो गया।
ठीक है, ये हो गया प्लस का m और ये प्लस का m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब इसको देखना लास्ट वाले को, ये माइनस का m और माइनस के m में से इसको घटाएंगे तो ये प्लस का m हो जाएगा, तो क्या बनेगा 0 और ये 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत ना, वो तो कुछ भी दे दे, हमें तो खैर क्या है, बस यहाँ लास्ट में देखना दे दिया उसने और उसकी गारंटी है, हमारी थोड़ी ना। हाँ नहीं कोई ना, अच्छी बात है। सुसंगत हल विद्यमान नहीं है। चौथा है अब देखो, हर बार जो बोल थे क्वेश्चन के बोल सेम आ रहे थे पुराने पेपरों में, और इस बार नियतन में बोल बदल दिए थे थोड़े से एग्जामिनर ने, और बोल बदलते ही व्यक्ति का या जो स्टूडेंट था उसका माइंड बदल गया कि अब इसका आंसर क्या है, और सही होते भी उसका आंसर गलत लगा के आए थे काफ़ी बच्चे। ये जो सेकंड ग्रेड 2022 का हुआ था। तो कुछ नहीं होता कि भाई हम केवल कथन के स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। तो नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा होगा? हो गया ना पहले ही गलत। जिसने पहला बताया है मैं कह रहा हूं गलत है, 2 नंबर गए, 1 तिहाई और गया। अभी तो क्लासरूम के अंदर बैठे हो। दूसरा भी गलत। अभी तक देखो पहला और दूसरा दोनों ही आंसर गलत बताए गए। अब तीसरा ही बचता है, वही रहेगा। भाई तीसरा ही रहेगा। अब देखो इष्टतम की शर्त पूरी हो रही है पहले तो। अबे किसकी शर्त पूरी हो रही है? भले ही इष्टतम की शर्त पूरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इष्टतम की शर्त क्या हो रही है? पूरी। ठीक है, इष्टतम की शर्त पूरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर हम पहुंचेंगे, कहीं आर्टिफिशियल वेरिएबल तो नहीं बैठा इसमें? अल्फा 5 आर्टिफिशियल वेरिएबल, अल्फा 5 आर्टिफिशियल वेरिएबल, अल्फा 6 भी आर्टिफिशियल वेरिएबल। उसके संगत चर क्या आ रहा है? x5 और क्या आ रहा है? x6। और x5 और x6 के संगत वेरिएबल की वैल्यू बोलो कितनी है? 15 और 20। क्या 0 है क्या? अगर कृत्रिम चर के संगत चर का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है, और भले ही इष्टतम की शर्त क्या हो जाए? पूरी हो जाए, तो उस केस में सुसंगत हल विद्यमान नहीं होता। जब सुसंगत ही नहीं है तो इष्टतम हल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो कौन सा आंसर लगाएंगे? सुसंगत हल विद्यमान नहीं है, और सुसंगत हल विद्यमान नहीं है तो इष्टतम हल भी विद्यमान नहीं होगा। जबकि ये कह रहा है इष्टतम हल विद्यमान है, इष्टतम की शर्त पूरी है रही है, या कि कोई गारंटी ना है कि इष्टतम हल विद्यमान हो कि ना हो। यहाँ में बैठो कौन है? आर्टिफिशियल वेरिएबल, और जिसके चर का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है, और जिसके चर का मान 0 नहीं है तो फिर सुसंगत हल विद्यमान नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट था? थर्ड स्टेटमेंट था। ये कह रहा है कि सुसंगत हल विद्यमान है ही नहीं, तो इष्टतम की तो बात ही क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड। इसमें लिख सकते हो भले यहाँ अच्छा क्वेश्चन था ना। ऐसे ही आपको टेस्ट में मिलेंगे। आप सोचते हैं ना कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही बना के दूंगा, टेंशन मत लो, वहीं से आपके माइंड का आंकलन होगा जब देखते हैं आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है। 40 लाने फिर ना हो पास, भले घर सो आराम से। 100% की सोच है वो जब 40 तक पहुंचेगा, और 40 की सोच है वो तो 20 और 22 पे जाकर रुक जाएगा। हमेशा 100 की सोच के चलो, आए या ना आए वो बात की बात होती है। ना चाहते हुए भी आप छोड़ेंगे पेपर में, ये तो कंफर्म होता है। ना चाहते हुए भी पेपर में आपको छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होता है 2 घंटे 30 मिनट। तो देखिए यहाँ कृत्रिम चर कौन कौन से हैं बोलो? x5 और x6 है, सॉरी अल्फा 5
यही मान लो x5 व x6 है, जिनके संगत चर के मान क्रम से चर के मान क्या नहीं है बोलो, शून्य नहीं है, परंतु इष्टतम की शर्त क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इष्टतम हल नहीं होता, शर्त पूरी होती है, परंतु इष्टतम की शर्त संतुष्ट है, फिर भी क्या विद्यमान नहीं है, सुसंगत तल विद्यमान नहीं है। फिर भी क्या नहीं है बोलो, सुसंगत तल विद्यमान नहीं है। इष्टतम की चाहे शर्त पूरी है जाए, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल बैठे हैं और कुछ ना कुछ मान लेके बैठे हैं तो सुसंगत तल विद्यमान नहीं होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल बैठे हैं लेकिन उनके संगत चर का मान क्या होता, 0 होता, तो फिर ये सुसंगत तल भी होता और फिर एक ऐसा भी होता, इष्टतम भी होता। बस इसमें अतिरिक्तता आ जाती, क्या आ जाती, अतिरिक्तता आ जाती। ठीक है भाई। अब इसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जिसमें विरोधी और अविरोधी को सिखाया जाएगा आज आपको, है ना। कल आज का है, अबे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चंस कल करा दूं। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे जिनको करना है वो लाइव ले लेना, या रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, या यूट्यूब पे डाल दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, देख लेना है, ये भी तो होती है। चलो तो ठीक है, कल की छुट्टी कर देते हैं, परसों कर दूंगा, ठीक है, परसों कर दूंगा, ठीक है, कल की